नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। हम बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था विद्युत वाला, उसमें हमने जो बातें की थी श्रेणीक्रम संयोजन। मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिरोधों का जो क्रम होता है दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं प्रतिरोधों को। एक प्रकार हमने बात की थी श्रेणीक्रम संयोजन की, और दूसरा उसका जो प्रकार है वो है समांतर क्रम संयोजन, जिसका दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन भी उसको हम बोलते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, या इसी का ही एक नाम हम इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, इसको हम समांतर क्रम संयोजन या फिर इसका दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन है। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन के बाद समांतर क्रम संयोजन। ये हमारे पास ये हमारे पास एक संयोजन है। इसमें ये हमारा विद्युत बैटरी है, ये कुंजी K है, ये तीन इसमें प्रतिरोध दिए हुए हैं, प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3। यहां से ये जो धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है, इस बिंदु पर आकर यहां ये जो धारा है, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध है, अलग अलग सिरों उनसे जुड़े हुए हैं ये, तो यहां पर धारा I1, यहां पर धारा I2 और यहां पर जो धारा होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। धारा एक समान होगी, जिसे हम धारा का मान इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इस प्रतिरोध में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I1 हो रही है, इसमें I2 हो रही है और इसमें I3 हो रही है, और इन की जो मध्य विभवांतर है वो एक समान V उत्पन्न होता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन के बाद हम जब बात कर रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था, श्रेणी क्रम संयोजन में हमने देखा था कि प्रतिरोधों का ऐसी व्यवस्था है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें जो प्रतिरोध थे वो लगातार एक से दूसरे सिरे के साथ जुड़े हुए थे, अर्थात जो उसका प्रथम जो प्रतिरोध था उसका अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ था, और इस प्रकार की जो संयोजन व्यवस्था थी वो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाया था। अब बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में ये जो डायग्राम है इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक परिपथ चित्र है। इसमें हमने तीन प्रतिरोध लिए हैं, प्रतिरोध R1, R2 और R3, तीन प्रतिरोध इसमें हैं। इन तीनों प्रतिरोधों के जो प्रथम सिरे हैं वो इस तार के एक बिंदु P से, और इन तीनों प्रतिरोधों के अंतिम जो सिरे हैं वो किसी दूसरे बिंदु से यदि जुड़े हुए हों तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसकी दोबारा परिभाषा हम बात करें तो क्या होगा समांतर क्रम संयोजन, कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें इन सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु से और इनके अंतिम जो सिरे हैं वो किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है।
इस प्रकार के जो संयोजन होता है, श्रेणीक्रम संयोजन में हमने देखा था कि धारा का मान क्या था, अलग अलग था, धारा अलग अलग धारा का मान समान था। श्रेणीक्रम संयोजन में धारा का मान समान था, जबकि इसमें विभवांतर का मान क्या होगा, समान होगा। तो ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर समान हो या जिसमें प्रतिरोधों के प्रथम सिरे किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हों, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इसमें विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब यहां से यदि हम देखें कि तीन प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3, तीन प्रतिरोध हैं। इन प्रतिरोधों में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस बिंदु पर आकर धारा अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगी। इस R1 में बहने वाली धारा I1 है, R2 में बहने वाली धारा I2 है और R3 में जो प्रवाहित धारा है वो I3 होती है। और इनके बीच जो विभवांतर है वो एक समान रहता है, जिसका मान कितना है, V है। धारा इसका मान कितना है, V है। कितने विभवांतर क्या जुड़ी हुई है इसके साथ, एक कुंजी या बैटरी जुड़ी हुई है, एक बैटरी जुड़ी हुई है और एक क्या जुड़ी हुई है, कुंजी जुड़ी हुई है। अब यहां हम लिखें कि प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर ओम के नियम से, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1। ये समीकरण नंबर हमने इसको एक नाम दिया। प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा कितनी है, I1 है। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा कितनी होगी, I2 होगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, V बटे R2। समीकरण नंबर 2। हमें पता है ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR या RI, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो क्या हो जाएगा, V बटे R। तो R1 में प्रवाहित धारा V बटे R1, R2 में प्रवाहित धारा V बटे R2। और इसी प्रकार ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा, R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर कितनी हो जाएगी, V बटे R3। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3 आ गई है। अब यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है या I हो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर, इसको हमने नाम क्या दिया, 4। कुल धारा कितनी है, I है, तो I की वैल्यू क्या होगी, कुल धारा I क्या है, I1 प्लस I2 प्लस में I3। समीकरण नंबर 3, सॉरी 4। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, मान रख दे सारों के, तो क्या होगा यहां से, I बराबर V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। इसको यहां से हल करेंगे तो यहां से V बटे R बराबर, V यहां से हमने कॉमन लिया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3। यहां से ये V कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, यहां से R बराबर 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस में 1 बटा R3। यहां पर R क्या है, यहां पर ये जो R है, यदि
आर क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। आर क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है। यहां आर क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। ये हमारा क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए। कौन से क्रम के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो यहां से जब हमने निकाला था श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम का हमने क्या निकाला था, श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमें तुल्य प्रतिरोध R प्राप्त हुआ था वो हुआ था R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधों के, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो अलग अलग प्रतिरोधों के जो व्युत्क्रम है उन व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम बात करें यहां से कि श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन में से किसमें प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है, कौन से क्रम में संयोजन में अधिक प्राप्त होता है तुल्य प्रतिरोध, तो ध्यान रखना कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध R का मान प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R का मान अधिक प्राप्त होता है। इसी वजह से हमारे जो घरेलू परिपथ होते हैं, घरेलू जो परिपथ होते हैं उनमें जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं वो किस क्रम में लगाई जाती हैं, वो इसी समांतर क्रम में होती हैं, इसी पार्श्व क्रम में होती हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक संयोजन हो गया। तो हमने दो प्रकार के संयोजन देखे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम जो संयोजन होता है उस समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R है वो 1/R1 1/R2 प्लस में 1/R3 होता है। तो यहां से यहां जो प्रतिरोध आएगा वो कम प्राप्त होता है, जबकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है। तो ये था हमारा कौन सा प्रकार, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो हमने बात यहाँ पर दो प्रकार के संयोजनों की कर ली कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। दोनों की हमने बातें कर ली हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आपका दिया गया है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जिनके वार्षिक परीक्षा में आने की अक्सर संभावना बनी रहती है कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसको आप देख लेना, उतार लेना अगर कोई उतारना चाहे तो। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो देखेंगे इसके कुछ आंकिक क्वेश्चन की। जो पहला हमारा होगा, पहला जो एग्जाम्पल है उसको देखें जरा कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या क्या बातें दी हुई हैं। जो एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल होते हैं, देखें जरा। तो इसको आप देख लेना। तो हम बात करते हैं कुछ आंकिक क्वेश्चन की कि कैसे हम इनको हल करते हैं। और वार्षिक परीक्षा में इस चैप्टर से जो आंकिक क्वेश्चन है वो अक्सर आते हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपका। यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं कि हमें जो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है और क्या क्या बातें हमें दी गई हैं। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें यदि हम देखें कि विद्युत बल्ब का तंतु है जिसमें विद्युत धारा की वैल्यू दी हुई है। विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर और कितने मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। हमें विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें विद्युत आवेश की मान निकालना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हमें दी गई है। तो ध्यान रखें, एक तो हमें किसकी वैल्यू दी गई है, ये एग्जाम्पल मान लें,
या क्वेश्चन ही लगा देता हूं मैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको आई धारा आई की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी गई है 0.5 एम्पियर क्या दी हुई है, हमें धारा दी हुई है, और हमें समय दिया हुआ है, समय t की वैल्यू दी हुई है हमें कितने मिनट 10 मिनट। और हमें निकालना क्या है, हमें आवेश Q का मान निकालना है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आवेश Q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या होगी। सबसे पहले हमें धारा दी हुई है, समय दिया हुआ है और आवेश हमें निकालना है। ऐसा कोई सूत्र आपको याद आ रहा है जो हमने किया था और इन तीनों से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो देखिए जरा क्या है। धारा, एक सूत्र होता है धारा I बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। हमें I की वैल्यू दी हुई है, आवेश निकालना है हमें, तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा I गुणा में T, अर्थात हम यहां लिख देते हैं धारा गुणा में समय, धारा गुणा में समय हमने लिख दिया। धारा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर गुणा में समय कितना दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। समय कितना है 10 मिनट है, परंतु हमें पता है कि जब यहां पर हमने इसका मात्रक निकाला था तो समय को हम सेकंड में लेते हैं, तो 10 मिनट को हम यहां पर क्या कर देंगे 0.5 एम्पियर गुणा में 10 मिनट को हमने कर दिया 10 गुणा 60, अर्थात यहां से 600 कर देते हैं। चलो हम सीधा ही, या चलो बाद में कर देंगे, यहां पर हमने इसको बदल दिया सेकंड में, तो क्या आ जाएगा यहां पर 0.5 गुणा में 600, और यहां से इसको अगर हल करें तो ये 10 यहां हमने लगा दिया, ये यहां से 2 बार चला जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। तो ये क्या है 300 एम्पियर डॉट कुलाम, या हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि सॉरी कुलाम नहीं, ये सेकंड है, एम्पियर इंटू सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं कि चूंकि आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम होता है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है। सी से इसको डिनोट करते हैं, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 300 कुलाम आ गई। तो यहां से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है कि इन तीनों में से कोई दो चीजें आपको दी गई होंगी। हमें धारा को सूत्र याद होना चाहिए, धारा बराबर क्या होता है आवेश बटा समय होता है। यहां से हमने धारा का सूत्र लगाया, हमें Q की वैल्यू निकालनी थी, तो इससे हम क्या कर देंगे वज्र गुणा कर देंगे। तो यहां पर आवेश बराबर क्या आ जाएगा धारा गुणा में समय, और ये सारी बातें हमने लिखकर इसको जब हल किया तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 300 कुलाम आ गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देखें जरा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हमें विभवांतर की वैल्यू दी हुई है, यहां पर हमें किसकी वैल्यू दी हुई है विभवांतर की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है, एक तो विभवांतर की वैल्यू दी है, एक तो हमें दिया हुआ है यहां पर विभवांतर, विभवांतर हमें दिया हुआ है। तो क्या क्या दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है हमें विभवांतर V दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है हमें आवेश दिया हुआ है Q की वैल्यू, आवेश Q हमें दिया हुआ है। इस आवेश Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, आवेश Q की वैल्यू दी गई है 2 कुलाम। हमें क्या निकालना है, यहां से हमें W की वैल्यू निकालनी है, हमें यहां से कार्य निकालना है। क्या निकालना है, हमें कार्य निकालना है W। तो क्या आ जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। विभवांतर की परिभाषा से
ये बातें हमें दी हुई हैं। विभवांतर यहां से अगर हल करना शुरू करें तो विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, हमें इस W की वैल्यू, इस कार्य की वैल्यू निकालनी है। आवेश दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, तो कार्य W बराबर विभवांतर गुणा में आवेश, विभवांतर गुणा में आवेश। विभवांतर की वैल्यू 12, आवेश की वैल्यू 2, ये वोल्ट है, ये कूलाम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 24 जूल आ गई। इतना कार्य इसको करना पड़ेगा जब कोई क्या हो, 2 कूलाम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो उसके सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो जाएगा, 12 वोल्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा यहां से। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दिया हुआ है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। हमें यहाँ पर एक तो तंतु का प्रतिरोध R दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यहां पर विद्युत बल्ब 220 वोल्ट दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या बातें हमें निकालनी है। तो हमें एक तो यहां से क्या दिया हुआ है, एक तो हमें विभवांतर दिया हुआ है। क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया है। विभवांतर कितना है, बल्ब का 220 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध की जो वैल्यू है R, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 1200 ओम है, 1200 ओम। इसकी क्या दी गई, हमें वैल्यू दी गई है, और हमें यहां से I की वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। किसको, I की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो ए वाले में हमें सबसे पहले I की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखें I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, तो देखें ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर RI। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बटे R। क्या हो जाएगा, V बटे R। तो यहां से देखें जरा, I बराबर V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट, और R की वैल्यू 1200 ओम। यहां से इसको हल किया तो इसको और कट करें तो 2 से जाएगा 11 बटे 7। कितना, 11 बटे 7। और भी जा रहा है क्या ये, इसको देखें जरा, और इसको अगर हम जब भाग करेंगे तो इसको कीजिए, 11 का भाग दीजिए 60 में, तो नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया, पॉइंट 1। इसको यहां से हल कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि 11 में भाग दिया 60 का, तो सबसे पहले पॉइंट लगाया और नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया, 0 लग गई, एक बार गया, कितना बच गया, यहां से कितना आ जाएगा, 50 बच गया, फिर एक 0 लगाई और 8 लगाया, 480, फिर 20, फिर ये। तो इस प्रकार लगभग हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.18 एम्पियर आ जाएगी, 0.18 एम्पियर इसकी क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी। यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.18 एम्पियर इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इसका जो B वाला पोर्शन है, B जो इसका पार्ट है, उसमें क्या पूछा है कि यदि विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 100 है, तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो इस बार हमें प्रतिरोध की वैल्यू दी हुई है, वही दोबारा धारा की वैल्यू हमसे पूछी है, लेकिन ये इसका ए पार्ट था,
ये तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये तीसरे क्वेश्चन का बी पार्ट है। इसमें हमें आर की वैल्यू यानी लिख देता हूं, प्रतिरोध आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 ओम दी हुई है, और विभवांतर कितना है, विभवांतर दिया हुआ है V बराबर 220 वोल्ट, और धारा I की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सेम वही ओम के नियम से इसको हल करें तो इसमें क्या आएगी, इसकी वैल्यू ओम के नियम से क्या होगा, ओम के नियम से V बराबर I की वैल्यू निकालनी है तो V बटे में R, V की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, V की वैल्यू है 220 वोल्ट बटे में 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.2, और आगे क्या लगाएं, एम्पियर लगाएं, तो कितनी धारा आ जाएगी, 2.2 एम्पियर आ जाएगी। तो यहां से दोनों में जब विभवांतर समान है तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहां पर विभवांतर 220 वोल्ट है, यहां पर प्रतिरोध 100 ओम है, यहां पर प्रतिरोध की वैल्यू 1200 ओम है, प्रतिरोध अधिक है जिसमें भी उसमें धारा कम प्रवाहित हो रही है। यहां पर जो धारा का मान प्रवाहित हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0.18 एम्पियर है, जबकि यहां धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2.2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो अंतर क्या दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है कि जिसमें प्रतिरोध की वैल्यू अधिक होगी उसमें धारा का मान क्या होगा, कम होगा। इन दोनों एग्जाम्पल से हमने देखा कि प्रतिरोध अलग अलग है, प्रतिरोध इसमें अधिक था, इसमें कम है, इसमें दोनों में विभवांतर की वैल्यू समान है, लेकिन धारा इस वाले में कम प्रवाहित हो रही है क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान अधिक है। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आगे हम चौथा पांचवा क्वेश्चन करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम इसका कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, और इसके दो टॉपिक रह जाते हैं, एक तो जूल का तापन नियम और एक विद्युत शक्ति, और फिर हमारा ये चैप्टर संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और अपने कुछ साथी हैं उनको भी ये बातें पहुंचाते रहें। इस बार कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत कम आए, कुछ पुराने बच्चे उन्होंने कमेंट नहीं किया, तो वो भी एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।